स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए पेपर 1 के यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग का जो टॉपिक है भारतीय दर्शन, उसे एक्सप्लेन करूंगी अपने नोट्स के साथ। आप लोगों ने मेरा थंबनेल भी देखा होगा, फुल एक्सप्लेनेशन विथ माय नोट्स। मैं अपने नोट्स को भी इस पीडीएफ में इंक्लूड की हूँ और उसी से एक्सप्लेनेशन दूंगी। और जो बाकी मैंने पीडीएफ में रखा है पॉइंट्स, वो सब आप खुद से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, आपका सारा प्रॉब्लम, सारा डाउट्स क्लियर हो जाए। इसलिए मैंने ऐसे टॉपिक को उठाया है जिसे मैं अपने नोट्स के माध्यम से सॉल्व करूँगी, समझाऊँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, भारतीय दर्शन अनुसार प्रमाण, तो इसे दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है आस्तिक, दूसरा है नास्तिक। अब ये आस्तिक नास्तिक क्या है, इसे मैं अपने नोट्स के माध्यम से आपको समझाऊंगी। पहले यहाँ बुक में जो केवीएस मैदान में दिया हुआ है, मैं उससे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने जो मैंने नोट्स बनाए हैं उससे आपको अच्छे तरीके से पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो पहले इसे समझ लेते हैं। तो जो भारतीय दर्शन है उसको दो भागों में विभक्त किया गया है, पहला आस्तिक, दूसरा नास्तिक। आस्तिक को भी 6 भागों में विभक्त किया गया है। ये देखिए, आस्तिक को भी 6 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है सांख्य, दूसरा योग, तीसरा न्याय, चौथा वैशेषिक, पांचवा मीमांसा और छठा वेदांत। तो इनको भी आपको याद करना पड़ेगा कि आस्तिक जो है वो कितने भागों में विभक्त है। और नास्तिक को देखिए 4 भागों में विभक्त किया गया है, चार्वाक, जैन, बौद्ध और आजीविक दर्शन। तो आपको पहले तो नाम भी याद रखना पड़ेगा। आप लोग इसी तरीके से टेबल बना के एक साइड आस्तिक, एक साइड नास्तिक, और पांचों जितने भी भाग्य हैं, जैसे आस्तिक में 6 भाग्य हैं तो उनको लिख लीजिए, और नास्तिक में 4 भाग्य हैं तो उनको लिख लीजिए। अब इसको देखिए, जो सांख्य है उसमें तीन भाग्य दिए हुए हैं, या फिर उनके 3 भेद आप कह सकते हैं। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा शब्द। और योग में भी यही सेम है। तो याद करने की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत आसान है। सांख्य और योग दोनों में सेम ही है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और फिर न्याय में देखा जाए तो न्याय जो है, भारतीय दर्शन शास्त्र में न्याय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, सबसे प्रामाणिक माना जाता है। तो न्याय दर्शन हमें अलग से भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे जो है उतना पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। तो न्याय में देखिए सिर्फ एक शब्द जोड़ा गया है, वो है उपमान। तो आप लोग इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि इसमें सांख्य और योग में प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द है, और न्याय में उपमान एक जोड़ा गया है। फिर वैशेषिक में सिर्फ 2 है, प्रत्यक्ष और अनुमान। फिर मीमांसा और वेदांत, इन दोनों में भी सब सेम है। आप मिला लीजिए, सब सेम है, केवल यहाँ पे शब्दों का हेर फेर है। यहाँ पे वेदांत में अनुपलब्धि लिखा गया है और मीमांसा में अभाव लिखा गया है। अनुपलब्धि और अभाव दोनों ही सेम चीज़ होते हैं। तो आप लोगों के लिए याद करने की दृष्टि से बहुत ही अच्छा तरीका है, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। और यहाँ पे नास्तिक में तो मैंने बता दिया, इसको नहीं भी याद कीजिएगा तो चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे नहीं प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादातर न्याय दर्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है न्याय दर्शन। और ये जो 6 भाग आपको दिख रहे हैं ना, मीमांसा और वेदांत के, इसके और न्याय दर्शन, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, हर बार एक प्रश्न इनसे लगभग आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए मैं आपको अपने नोट्स की तरफ लेके चलती हूँ और फिर वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आखिर इसको कैसे समझा जाए। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग आ गए, इंडियन लॉजिक, भारतीय दर्शन शास्त्र। तो भारतीय दर्शन शास्त्र, जो भारतीय दर्शन शास्त्र है उसमें 9 स्कूल हुआ करते थे। कितने स्कूल हुआ करते थे भारतीय दर्शन शास्त्र में? 9 स्कूल, 9 विद्यालय हुआ करते थे। और जिसको वर्गीकृत किया गया था किसके माध्यम से? वेदों के माध्यम से। जो भारतीय दर्शन शास्त्र हुए उनके जो वर्गीकृत किया गया, उनको वेद के आधार पे वर्गीकृत किया गया। इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा, किसके माध्यम से वर्गीकृत किया गया? तो वेद के माध्यम से किया गया। पहले वे हुए आस्तिक में, उन्हें मान रखा गया जो लोग वेदों को स्वीकार करते थे। आस्तिक में वैसे लोग आए जो लोग वेदों को स्वीकार करते थे, और नास्तिक में वैसे लोग आए जो वेदों को स्वीकार नहीं करते थे। तो वेदों को स्वीकार करने वालों को कहा गया आस्तिक, ऑर्थोडॉक्स, और जो वेदों को स्वीकार नहीं करते थे उन्हें नास्तिक, हेटेरोडॉक्स कहा गया। और ये ज़रूर याद रखिएगा कि उसमें 9 स्कूल माने गए। भारतीय दर्शन शास्त्र में 9 स्कूल माने गए, 9 विद्यालय माने गए। अब 9 विद्यालय क्या हैं?
वो देखते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि आस्तिक में क्या है। तो जो प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज है, जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, उसे किस तरीके से बांटा गया, तो देखिए वही है जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, वर्गीकृत किया गया था आस्तिक को। तो सेम वही है, न्याय, वैशेषिक की, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, वही चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक है, अब बस आप लोगों को यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा एक चीज़ ये जोड़ दी हूँ कि यहाँ पे जो इसके प्रवर्तक या जो इस दर्शन को दिए हैं वो कौन थे। तो जो न्याय दर्शन देते हैं वो ऋषि गौतम है, ये गौतम बुद्ध नहीं, ऋषि गौतम है। तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं लिख लीजिए, ये आप पे निर्भर करता है, लेकिन इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि इनसे भी पूछा जाता है कि कौन इसके प्रवर्तक हुए, किसने ये सिद्धांत दिया, किसने ये दर्शन दिया। तो ये सब चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा। तो न्याय दर्शन गौतम, ऋषि गौतम ने दिया, वैशिष्ट के दर्शन ऋषि कणाद ने दिया, फिर सांख्य दर्शन ऋषि कपिल ने दिया, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, ये तो सभी को पता होगा, और मीमांसा जो है उसे पूर्व मीमांसा कहा गया और वेदांत को उत्तर मीमांसा कहा गया। ये इस चीज़ को याद रखिएगा कि पूर्व मीमांसा कौन है और उत्तर मीमांसा कौन है। और वेदांत को भी 3 भागों में रखा गया। पहला अद्वैत जो शंकराचार्य ने दर्शन दिया, विशिष्टाद्वैत जो रामानुजाचार्य ने दिया, और द्वैतवाद जो माधवाचार्य ने दिया। तो इसे आप याद कर सकते हैं। और ये जो नास्तिक है, जो हेट्रोडॉक है, उसमें आते हैं जैन, बौद्ध, चारक, लोकायन, ऊपर मैंने आपको दिखाया था, उस टेबल को भी याद कर सकते हैं। और जो मैंने अपने से खुद से बनाया है, जो मेरे नोट्स है, उसको भी आप याद कर सकते हैं। आप लोगों ने ही कहा था कि दीदी आप अपने नोट्स से ही समझा दीजिए कि कैसे क्या है, तो मैं उसी के थ्रू आप लोगों को समझा रही हूँ। आप लोग उस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया हो कि भारतीय दर्शन शास्त्र को किसके आधार पे वर्गीकृत किया गया। तो वेद के आधार पे, जो वेद को मानते थे वो आए आस्तिक में, जो वेद को नहीं मानते थे वो गए नास्तिक में। जैसे अभी हम लोग ईश्वर को मानते हैं तो हम आस्तिक हो गए, ईश्वर को नहीं मानते तो नास्तिक हो गए। और उस जमाने में, उस युग में, जमाने नहीं, उस युग में कहा जाएगा जो वेद को मानते थे वो आस्तिक हुए, जो वेद को नहीं मानते थे वो नास्तिक हो गए। तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। शॉर्ट करके देखिए, मैंने उतने बड़े चीज़ को इतना शॉर्ट करके मैंने लिखा है, और इसी के माध्यम से मैंने एग्ज़ाम भी दिया, और जो भी इससे प्रश्न आए थे मेरे सही भी हुए थे। और फिर उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, मैंने नोट करके लिख दिया था, वेदांत जो कर्म, ज्ञान, भविष्य, योग आदि के विषय में है। तो वेदांत जो कर्म, ज्ञान, भविष्य, योग आदि के विषय में है उसे वेदांत कहा जाता है। PYQs में भी आप इस तरीके के क्वेश्चन देख पाएंगे, वहाँ पे भी दिए हुए रहते हैं। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे दिखाती हूँ। देखिए ये था उसमें केवीएस मदान में दिया हुआ है न्याय दर्शन, वही चीज़ है, थोड़ा थोड़ा ऐड है, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे न्याय दर्शन ऋषि गौतम ने दिया 2 ईस्वी में, 2 ईसा पूर्व में थे वो। उसमें सही सोच और पश्चिमी विश्लेषण दर्शन, विश्लेषणात्मक दर्शन के समान इसे माना गया। ठीक है। और वैशेषिक जो दर्शन दिया वो ऋषि कणाद ने दिया, ये 6 ईसा पूर्व के हुए, और इसमें परमाणुवादी और बहुलावादी, परमाणु यथार्थवाद एवं वैज्ञानिक विश्लेषण। तो वैज्ञानिक विश्लेषण किस में है, तो ये वैशेषिक में है। और विश्लेषणात्मक दर्शन किस में है, तो पश्चिमी विश्लेषणात्मक दर्शन के समान कौन है, तो ये न्याय दर्शन है। आप लोगों को समझ आ रहा है ना मैं जो बता रही हूँ? अगर समझ आ रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट अगर आप लोगों को चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, तभी मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी। उसके बाद आता है सांख्य। सांख्य दर्शन किसने दिया, ऋषि कपिल ने दिया, जो कि 1 ईसा पूर्व में हुए। इन्होंने द्वैतवादी, यथार्थवादी, पुरुष और प्रकृति, कई पुरुष और 3 गुण दिए। ठीक है, इन सब चीज़ों को याद करना पड़ेगा। चाहे तो योग में, योग को किसने दिया, ऋषि पतंजलि ने दिया, महर्षि पतंजलि ने दिया, ये 2 ईसा पूर्व में थे। और ये द्वैतवादी, आस्तिक, अष्टांग योग और कलवल्य आदि जैसे सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं। और देखिए पूर्व मीमांसा किसने दिया, जैमिनी ने। वहाँ पे मैंने आपको नाम नहीं बताया था, यहाँ पे देख लीजिए, ऋषि जैमिनी ने पूर्व मीमांसा का सिद्धांत दिया। इसमें क्या है, इसमें है वेदों के अनुसार बहुलावादी वास्तविकता एवं 2 विद्यालय। इसमें देखिए पूर्व मीमांसा में 2 विद्यालय की बात कही गई है। पहला विद्यालय क्या है, प्रभाकर, और दूसरा है कुमारलिया।
तो ये चीज़ भी याद कर लीजिएगा, कहीं साइड में नोट कर लीजिएगा कि जो पहला विद्यालय है वो प्रभाकर है और दूसरा है कुमारलिया, और इसके जो इसके सिद्धांतवाद जो दिया है जिन्होंने, वो जैमिनी है और वेदों के अनुसार है ये। फिर वेदांत है जिसको उपनिषद लिखा हुआ है। उपनिषद में इसे निरपेक्षता, ज्ञान, उपासना, ब्रह्मशुद्ध और 6 उप विद्यालय इसमें बताए गए हैं। तो आप लोगों को समझ आ गया कि क्या चीज़ें याद करनी है। इसमें देखिए वेदांत में 6 उप विद्यालय हैं और पूर्व मीमांसा में 2 विद्यालय हैं। उसमें उप विद्यालय है, इसमें विद्यालय है, तो ध्यान रखिएगा। और टोटल जो हमारे पास भारतीय दर्शन शास्त्र में कितने विद्यालय थे, तो 9 विद्यालय थे। उस चीज़ को भी याद रखिएगा। ये हो गए आस्तिक वाले लोग। अब जो नास्तिक थे, नास्तिक में यहाँ पे चरवाक विद्यालय के बारे में बताया गया है। चरवाक विद्यालय के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, यानी जो इंद्रियों के माध्यम से नहीं माना जा सकता उसे अस्तित्वहीन माना जाता है। यानी कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो इंद्रियों के माध्यम से होता है। इंद्रियां यानी कि हमारे सेंस ऑर्गन्स, जो हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं उनके माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा कि इसमें और क्या लिखा है। मैं इसलिए ही लगा दी हूँ ताकि आप लोग इसे पढ़ लें। अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं आपको और अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी। इसको एक्सप्लेन करने के बाद मैं अपना नोट्स एक्सप्लेन करूँगी आपको कि आखिर इसको मैंने कैसे रखा है अपने नोट में। तो देखिए यहाँ पे ज्ञान को 2 भागों में बांटा गया। पहला अनुभव ज्ञान और दूसरा हो गया स्मृति ज्ञान। और अनुभव को कहा गया है प्रमा, यथार्थ, और स्मृति ज्ञान को कहा गया है अप्रमा, अयथार्थ। और इसको 4 भागों में विभक्त किया गया। पहला प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और अप्रमा को 3 भागों में बांटा गया, संशय, विपणन और तंग। तो मैं आपको इसे अपने नोट्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ कि मैंने इसे कैसे समझा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा थ्योरी ऑफ नॉलेज। ज्ञान के बारे में ही अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। तो ज्ञान का सिद्धांत क्या है, तो इसके 4 घटक हुए। पहला हुआ प्रमाता, दूसरा प्रमेय, तीसरा प्रमाण और चौथा परिमिति। अब प्रमाता क्या होता है? प्रमाता द नोअर, जिसे ज्ञान है, अर्थात जिसे ज्ञान है उसे कहा गया प्रमाता। आप इसे की पॉइंट्स के तरीके से पहले आप समझ लीजिए, आगे एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। प्रमाता हो गया जिसके पास ज्ञान है। प्रमेय द नोअर, जिसके बारे में जाना जा सकता है, जिसके बारे में जाना जा सकता है उसे कहते हैं प्रमेय। और प्रमाण कहते हैं द प्रोसेस ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज जिस प्रक्रिया से हमें प्राप्त होता है उसे कहते हैं प्रमाण। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ नॉलेज। आप लोगों को याद करने का मैं पॉइंट्स बता रही हूँ। द प्रोसेस ऑफ नॉलेज कौन है? प्रमाण है। और परिमिति क्या है? द नॉलेज अचीव बाय द प्रमाण, जो ज्ञान प्रमाण के माध्यम से प्राप्त होता है उसे प्रमिति कहते हैं। यानी कि जो प्रमाण है उसके माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे परिमिति कहेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर प्रमाण क्या है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ये ज्ञान मीमांसा ही है। देखिए न्याय, ज्ञान, मीमांसा, या जो गौतम ऋषि ने दिया ज्ञान का माध्यम जो है, जो ज्ञान का माध्यम है, एक है वैलिड सोर्स जिसको प्रमा यथार्थ ज्ञान या प्रमाण कहते हैं, और दूसरा है इनवैलिड सोर्स जिसको अप्रमा या अप्रमाण कहते हैं। मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था। तो प्रमाण में जो है, जो वैलिड सोर्स है वो है 4, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और जो अनुपलब्धि और अर्थापत्ति है वो है अप्रमाण। तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिए और अलग अलग करके रख लीजिए कि प्रमाण क्या है और अप्रमाण क्या है। यानी कि प्रमाणित
कौन किसे माना गया है और इनवैलिड किसे माना गया है, ये आप लोगों को याद करके रखना पड़ेगा। अब मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम प्रमाण को देख लेते हैं। जो प्रमाण होता है उसको बोलते हैं एविडेंस। प्रमाण यानी कि एविडेंस, इंग्लिश में अगर हम लोग देखें तो एविडेंस ही कहेंगे ना, यानी कि जो एक्चुअल में हमारे पास प्रेजेंट, जो हमारे पास प्रूफ है वही प्रमाण होता है। इसे मीन्स ऑफ नॉलेज कहा गया है इंडियन लॉजिक में। जो कहा गया है जहाँ से ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो प्रमाण है। मैं आपको पीछे भी बताई कि जहाँ से ज्ञान प्राप्त हो रहा है वही प्रमाण है। अब हम प्रत्यक्ष पे आते हैं। प्रत्यक्ष, जो जैसा है वैसा है, यानी कि जो हमारे पास जैसा दिख रहा है वो वैसा ही है, उसमें कोई हेर फेर नहीं हो सकता, वो प्रत्यक्ष है। मान लीजिए मेरे समक्ष अभी एक पेड़ है, तो मैं कहूँगी कि हाँ मेरे समक्ष एक पेड़ है। अगर वो सूखा है तो मैं उसे सूखा कहूँगी, अगर वो हरा भरा है तो मैं उसे हरा भरा कहूँगी। तो वही होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। आप लोगों ने ये डायलॉग भी सुना होगा कहीं, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, जो आपके समक्ष है वही प्रमाण है। तो इसमें देखिए, वो ज्ञान जो इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हो, हमने इसे ऊपर भी पढ़ा था, इसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है वही प्रत्यक्ष होता है हमारे सेंस ऑर्गन से। जो सबसे तेज और डायरेक्ट तरीके से ज्ञान प्राप्त करता है, मतलब कि अगर किसी ने हमें छुआ तो हमें तुरंत समझ आ जाएगी कि वो किस सेंस से हमें छू रहा है, तो या छू रही है। तो उससे आपको जो सबसे तेज प्रक्रिया होता है ज्ञान प्राप्त करने का वो यही होता है। और ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, इसे भी ध्यान रखिएगा कि ये कैसा नॉलेज है, तो ये इनकम्प्लीट नॉलेज है। अब मैं आगे चलती हूँ। ये दो बार आ गया है, एक बार आप इग्नोर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे वैलिड सोर्स, अब मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। वैलिड नॉलेज, यहाँ पे प्रमाण की ही बात हो रही है, यहाँ पे किसी और की नहीं, प्रमाण की ही बात हो रही है। यहाँ पे ऊपर प्रमाण मिट चुका है, प्रमाण ही है ये। जो वैलिड नॉलेज है उसे दो में बांटा जाता है। पहला प्रमाण जो वैलिड होता है और एक होता है अप्रमाण जो इनवैलिड होता है, जो मैं अभी आपको ऊपर बताई, वर्गीकृत किया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा, वहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ था। अब यहाँ पे न्याय फिलॉसफी के अनुसार 6 प्रमाण माने गए हैं। कितने प्रमाण माने गए हैं? 6 प्रमाण माने गए हैं। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा शब्द। अभी मैं आगे और बताऊंगी, पहले इतना एक्सप्लेन कर लेती हूँ। तो प्रत्यक्ष मैंने आपको बताया, जिसका सीधा संबंध ज्ञान इंद्रियों से होता है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष, जो हमारे समक्ष है। लेकिन ये ज्ञान जो होता है वो लिमिटेड होता है, इस ज्ञान को लिमिटेड ज्ञान कहते हैं और ये इनकम्प्लीट नॉलेज होता है। ठीक है। उसके बाद अनुमान में आते हैं, तो ये भी ज्ञान इंद्रियों से ही संबंधित है। और हम अनुमान लगाते हैं ना, बस जो शब्द है उसका अर्थ आप समझ रहे हैं, अनुमान जो लगाते हैं उसे ही अनुमान कहा गया। और ये भी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ही कार्यरत होता है। इसके 2 भाग है, पहला पूर्वागत, दूसरा शेषवत। ये पूरा नॉलेज होता है दूसरे के नॉलेज के ऊपर। ठीक है। उसके बाद शब्द है, जो किसी भी शब्द पे भरोसा करते हैं, यानी कि शब्द का अर्थ होता है वैसे शब्द जिस पे हम भरोसा करते हैं, या तो वो रिटन हो या फिर वो मौखिक हो या फिर ऑथराइज्ड हो, जो भी हो उस पे हम भरोसा करते हैं। जैसे कि जब वो युग था, जब पहला चरण चल रहा था युग का, जहाँ वेदों का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, तो वहाँ पे वेदों पे सब भरोसा करते थे। और अब का समय ऐसा है जो हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा करते हैं। बस वही है कि वहाँ पे वेद प्रचलित थे, अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ। वेद तो अभी भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो वही बता रही हूँ कि वेदों के माध्यम से, वेदों में जो चीज़ों को माना जाता था, चाहे वो ओरली हो, रिटन हो या फिर जैसा भी ऑथराइज्ड हो, तो उसे शब्दा कहा गया है। क्योंकि ये हमारा वेदों के अनुसार, जो वेदों को स्वीकार करते थे वो लोग के द्वारा वाले प्रक्रिया में आता है न्याय प्रक्रिया, तो उसमें वेदों से ही संबंधित बातें आपको ज़्यादा मिलेंगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं उपमान के बारे में। तो उपमान क्या होता है, आप लोगों ने अगर हिंदी पढ़ा होगा कभी भी 12 तक 10 तक, तो आप लोगों को पता होगा उपमान एक अलंकार है जिसमें समानता या तुलना की जाती है 2 चीज़ों की। जैसे कि वह स्त्री का मुख एकदम चांद के समान है, मैं ऐसी एग्जांपल दे रही हूँ। तो वहाँ पे तुलना किया जा रहा है स्त्री के मुंह को
स्त्री के मुख को चांद के समान बताया जा रहा है, वहाँ पे तुलना किया जा रहा है। तो उपमान सीधा सीधा कंपैरिजन होता है। किसी भी दो चीज़ों के बीच में जब कंपैरिजन किया जाता है तो उसे उपमान कहते हैं। ये भी वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज होता है। अब हम लोग आते हैं अर्थापत्ति पे। अर्थापत्ति किसी भी सिचुएशन में कंक्लूजन निकाल देता है, किसी भी सिचुएशन में कंक्लूजन निकाल देता है। ये भी इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ पे लिखा है, एग्ज़ाम में अधिक अंक लाया तो रात भर पढ़ता होगा या पढ़ी होगी, जो भी। अगर किसी का मान एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अंक आ जाता है तो सीधे सीधे बता दिया जाता है बिना जाने कि उसने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कि हाँ ये तो बहुत पढ़ता होगा, ये तो बहुत पढ़ती होगी, इस तरीके से। तो बस वही है, किसी भी सिचुएशन को देखा, कंक्लूजन निकल गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अनुपलब्धि। अनुपलब्धि मतलब अभाव। सेम चीज़ मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि दोनों चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। मीमांसा और वेदांत दोनों ही सेम है, बस अनुपलब्धि और अभाव का अंतर है। किसी भी चीज़ के ना होने से कोई जानकारी मिलती हो, यानी कि जब कोई चीज़ नहीं है तो उसकी जानकारी हमें मिल जानी चाहिए। जैसे कि एक घर है, उसमें दरवाज़ा का बना हुआ स्पेस, सब चीज़ लगा हुआ है लेकिन दरवाज़ा नहीं है, तो क्या हमें पता चलेगा ना कि हाँ यहाँ दरवाज़ा था लेकिन अब उसे उखाड़ दिया गया है। बस वही है, कुछ चीज़ ना होने पर भी हमें उसकी उपलब्धि का पता चल जाता है, वही होता है अनुपलब्धि। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। ये इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, क्योंकि हम कभी कभी गलत अनुमान भी लगा सकते हैं। ये वही है, मैं यहाँ पे फिर से उसे डाल दी थी, मुझसे गलती से डबल डल गया, तो आप लोग इग्नोर कीजिए इसको। देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ है, प्रत्यक्ष। आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, आपका मन हो तो आप लोग पढ़ ले। उपमान भी यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं अपना ये PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, आप लोग भी चाहे तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको मेरे और भी बहुत से PDF है जो मिल जाएंगे, और मैंने आज से क्लासेस शुरू किया है, तो फिर आपको वहाँ पे PDF मिलते ही जाएंगे। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट पार्ट भी जल्द ही अपलोड कर दूँगी अगर आप लोगों की पॉजिटिव कमेंट आए तो। देखिए यहाँ पे शब्द है ना, शब्द ज्ञान प्राप्ति का मुख्य साधन माना गया है। शब्द को वेदों के अधिकार, सबसे प्राचीन पवित्र ग्रंथ के रूप में सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे शब्द का अर्थ सीधे सीधे वेद से लगाया गया है। आप लोग इसे आराम से पढ़ लीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाली हूँ, बस थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत तो आप लोग पढ़ ही सकते हैं। बाकी जितना एक्सप्लेन करना था मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे अनुपलब्धि जो भी आप लोग सब चीज़ आप लोग इतना पढ़ सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मैं ये PDF जल्द से जल्द टेलीग्राम में अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग मेरे चैनल पर अब तक बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिए, तभी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। धन्यवाद। बाय बाय।